नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज सैटरडे स्पेशल में हम फिर से हाज़िर हैं जातक कथा के साथ। इस जातक कथा सीरीज़ की ये 13वीं जातक कथा है और जातक कथा नाम से प्लेलिस्ट भी है। जिनको भी जातक कथा के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए, वो साइंस जर्नी पे जातक कथा प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, उसको ओपन कीजिए और एक-एक करके आप देखते जाएँ। जातक कथाएँ के बारे में बहुत सारी अफ़वाहें फैलाई जाती हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, इसीलिए हम लोग ये जातक कथा की सीरीज़ लाए हैं। इस जातक कथा में आपको तमाम तरह की जो गलतफ़हमियाँ हैं या जो आपके अंदर जो जिज्ञासाएँ हैं, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएँगी और ये जातक कथाएँ ही भारत का एक्चुअल में आप देखेंगे तो जो बैकबोन कही जाती है, वो है। यही हमारी उपलब्धि है, इस देश की उपलब्धि है, जहाँ पे आप सोचें आज इतने प्राचीन समय में भारत में इतने प्राचीन समय में लोगों ने कितनी खूबसूरत जातक कथाएँ लिखी थी। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं या जो भी डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आज हम यहाँ पे ज़िक्र करने वाले हैं कांडिन्य जातक कथा की। कांडिन्य जातक कथा बेसिकली इसमें ये मैसेज दिया गया है कि जो लोग भी हवसी हैं, हवस के शिकार हो गए हैं, कामुकता में लीन हो गए हैं या कामुकता को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ये उन बच्चों के लिए भी सबक है जो कम उम्र में पढ़ाई-लिखाई की जगह पे अब जो आप समझते हैं प्यार, मोहब्बत, हवस, वासना के चक्कर में जो जुड़ जाते हैं, जो करियर बनाने, पहले सेटल होने के पहले ही इन तमाम चीज़ों में पड़ जाते हैं और वो अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़ देते हैं। अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बार-बार जो है आपका ध्यान आपके जो अपोज़िट पार्टनर उसकी तरफ जा रहा है, इन चक्करों में जो पड़ जाते हैं, उनको इस कथा से विशेषकर सीख मिलेगी। तो यहाँ से इसमें शुरुआत ही होती है, इस कहानी को इस तरह से कुछ प्लॉट किया गया है कि एक भिक्षु रहता है और वो धर्म को ग्रहण करता है, लेकिन उसके अंदर जो पत्नी का मोह है, वो जाता नहीं है। तो वहाँ से शुरुआत होती है, इसको हम बड़े डिटेल्स में ले जाएँगे, वर्तमान कथा एंड देन फिर इसकी अतीत कथा में ले जाएँगे, क्या एक्चुअल में कहानी है। पर उससे पहले जो अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ है, वहाँ पे एक बड़ी भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उस भ्रामक खबर में बार-बार इस तरह से अ, प्रेज़ेंट किया जा रहा है या बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो, जो वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ, वहाँ पे इनको कोई धार्मिक किताब जो है, वो मिल गई है। तो उसको लेकर मतलब एक अकाउंट हो तो समझ में आता है, मीडिया हाउसेस से लेकर तमाम तरह के इनके जो अकाउंट्स हैं, सब लगातार इस प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे हैं। तो इसीलिए इस पर थोड़ी-सी बातचीत करना ज़रूरी है कि वाक़ई में इसकी हकीकत क्या है? क्योंकि ये आप जब तक उसकी हकीकत आप नहीं जानते हैं, तो आप इन तमाम लोगों के जो भी झूठ है, कपोड़ है, उसको आप हकीकत मान लेते हैं और लोगों को लगता है कि कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि देखो इसीलिए भागवत गीता को अपनाना चाहिए, भागवत गीता साथ में रखना चाहिए। अब ज़रा सोचिए कि जिस व्यक्ति ने भागवत गीता एक पल के लिए हम मान लेते हैं, लेके भी गया होगा साथ में, किताब भी रख लिया होगा, हम चलो इस बात को मान लेते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनमें से किसी के पास हो, क्योंकि इस्कॉन वाले आजकल सारे स्कूल और जो हॉस्टल हैं, वहाँ को टारगेट किए हुए हैं। तो वहाँ पे अध आधा जला हुआ, अगर ध्यान से आप फ़ोटो देखेंगे ना, तो वो थोड़ा-सा जला हुआ है। उसको जो पन्ने पलट रहे हैं, लेकिन कॉपीराइट मामले आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लोग स्ट्रिक्ट किए हुए हैं, इसीलिए मैं वो वीडियो नहीं दिखाऊँगा। आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये लेफ्ट साइड में आप देखेंगे जो इस तरह से दिखाया गया है। जब इसकी आप वीडियो देखेंगे, तो देखेंगे कि वो किताब शुरू में जली हुई है,
काफ़ी डैमेज किताब है, उसको पलट रहा है और पलट कर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखो इनको भागवत गीता मिल गई है। और ये सारे के सारे प्रचार कर रहे हैं। हकीकत क्या है दोस्तों? हकीकत के लिए मैंने ना आपको जस्ट इसके राइट साइड में एक इमेज डाली है कि जो विमान क्रैश हुआ है उसकी अमूमन ये स्थिति है। अब आगे का पोर्शन डैमेज हुआ है, पीछे का ये पोर्शन आपको इस तरह से दिख रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें का ब्लैक बॉक्स होगा, जिसमें आखिरी समय में क्या चीज़ें चल रहती हैं, उसको बड़े अच्छे से रिकॉर्ड करके रखता है वो सारे डेटा उसमें रहते हैं और उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि विषम से विषम परिस्थितियों में चाहे कितनी भी आग लगी हो, टेम्परेचर हाई हो जाए या फिर वो पानी में डूब जाए, कितनी भी भीषण स्थिति हो, उसमें भी वो डेटा को सुरक्षित रखने का रखता है वो। तो क्या हम ये कहेंगे कि वो बच गया है तो इसीलिए उसमें उसको बनाने वाले ने अगर मान लेते हैं कि किसी क्रिश्चियन ने बनाया है, तो हम कहेंगे कि फिर इसीलिए जीसस में शक्ति है। या किसी मुस्लिम ने मान लेते हैं कि उसको बनाने में हाथ होता तो हम कहते हैं कि क्या अल्लाह में शक्ति होती है? या किसी भी धर्म मज़हब या कोई एथिस्ट होता है, अगर एथिस्ट ने ये डिज़ाइन करता तो क्या हम ये कहते हैं कि भई चूँकि नास्तिकता में ये चीज़ होता है? हुँ? तो आप देख सकते हैं कि ऐसे भीषण मौके पे जहाँ पे इतनी मौतें हो गई हैं, 250 से भी ज़्यादा, वहाँ पे ऐसी अनर्गल बेवकूफ़ाना बात करते हुए बड़े-बड़े हैंडल्स इस तरह की बेवकूफ़ भरी बातें कर रहे हैं। देश जो है अगले 100 डेढ़ 100 सालों के अंदर ही मुस्लिम बहुल राष्ट्र बनने वाला है, उसपे किसी को ध्यान नहीं जा रहा है। अगले 150 सालों में भारत जो है वो बड़ी आसानी से मुस्लिम बहुल देश हो जाएगा, मुस्लिमों की संख्या बड़ी अच्छी हो जाएगी। जैसे अभी आप हिंदू-हिंदू प्रचार कर रहे हैं, उस समय मुस्लिम-मुस्लिम प्रचार हो रहा होगा, सीएम होंगे, पीएम होंगे, 50% अमूमन जैसे होगा उनकी संख्या तो वो बनने ही बनने हैं, चारों तरफ हर 2 में से 1 व्यक्ति मुस्लिम दाढ़ी टोपी में दिखेगा आपको, उस पे किसी को नहीं चिंता है। यहाँ चिंता व्यक्त किए पड़े हुए हैं कि भई ये गीता मिल गई है। हुँ? तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। वहाँ पे अब ये जो पीछे का एरिया है, इसमें जो भी लगेज हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि उस चीज़ को आप जोड़ दोगे, लेकिन फिर भी ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें ये लगातार प्रचारित कर रहे हैं। ख़ैर हम आ जाते हैं, जातक कथा पे आते हैं। मैं सिर्फ़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बहुत ही बेवकूफ़ाना भरी बातें हैं, जो भी व्यक्ति इस तरह की प्रचार कर रहे हैं, अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। जो किताब एक पल के लिए ज़रा सोचिए, जो किताब लेके गया, उस व्यक्ति की जान चली गई। हम क्या उसका अचार डाल लें इस किताब का? खुद बताइए। आप अपना लेंगे, आपकी जान चली जाएगी, तो किताब का कोई अचार डालेगा? अरे! किताबें बार-बार छप सकती हैं, इंसान बार-बार थोड़े छप जाएगा, आ जाएगा, हैं? तो ऐसी बेवकूफ़ी और अनर्गल भरी बातें ये लोग प्रचार कर रहे हैं। ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं आ जाते हैं इस कहानी पे, कुंडिन जातक कथा पे। तो ये जो कंडिन जातक कथा है, इसमें ये चीज़ दिखाने की कोशिश हुई है, मृग से रिलेटेड जितनी भी जो कहानियाँ आती हैं सिलवग में, इसमें मृगों से रिलेटेड अतीत कथा दिखाई जाती है। इसमें अतीत में दिखाया जाता है कि मृग के रूप में वो कहानियाँ चल रही होती हैं, यानी हिरणों के रूप में। इससे आप समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में हिरण कितनी बहुतायत मात्रा में होते थे जंगल में। और उन पर जो ये लोग शिकार करते थे, तो बुद्धिस्ट लोग जो हैं, उनको दिखाते थे कि ये भी इनके अंदर भी प्राण है, हम इंसानों जैसे हैं और उस पर ढेरों सारी कहानियाँ बना रखी थी उनकी जानें बचाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जेतवन विहार है श्रावस्ती में और वहाँ पे तथागत बुद्ध थे और वहाँ उनके नाम पर ये कथा बनाई गई है। मैं फिर से आपको बता दूँ कि त्रिपिटक में जो खुंदक निकाय है, उस खुद्दक निकाय में खुद्दक का मतलब होता है ना फुटकर, मतलब कई सारी ढेर सारी चीज़ें। उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो थेरवादी लोग हैं, वो सिर्फ़ थेरवादियों में भी डिवीज़न है। जैसे श्याम वाले जो थेरवादी हैं, वो मानते श्याम में नहीं थाईलैंड थेरवादी। वो क्या मानते हैं कि सिर्फ़ 7 किताबें ही 7 ही किताबें खुद्दक निकाय के अंदर में हैं और वो उसमें से इसको बाहर कर देते हैं, जातक कथा को। जबकि म्यांमार वाले जो हैं वो 15 किताबें 15 4 19 किताबें मानते हैं, 19 किताबें।
उसमें से वो जातक को शामिल करते हैं, कुछ और भी चीज़ों को शामिल करते हैं। कहीं पे 15 माना जाता है, तो हर जगह पे अलग-अलग है। इसीलिए किसी को बहुत विशेष करके ये समझ लीजिए कि जातक कथाएँ तथागत बुद्ध के वचन नहीं हैं, बल्कि भिक्षुओं ने इसको रचा है बुद्धिज़्म का प्रचार-प्रसार करने के लिए। ये एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिए। जब भी कोई जातक दिखा के कुछ चेरी पिकिंग करने की कोशिश करे, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये तथागत बुद्ध के एग्ज़ैक्ट वचन नहीं है। ये कहानियाँ बनाई गई हैं ताकि बुद्धिज़्म को प्रचार-प्रसार किया जा सके। किसने बनाई है? तो भिक्षुओं ने। इसी में सीरीज़ में थेरी गाथा और थेर गाथा आता है, जो वो भी माना जाता है सम्राट अशोक के समय उसके बाद की ही कहानियाँ हैं, जो बाद में ऐड की गई हैं इसी में, खुद्दक निकाय में। ख़ैर, तो यहाँ पे जेतवन में होता क्या है कि एक भिक्षु रहता है और इसमें पूरी कहानी नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, फिर आगे मैं ले चलता हूँ। पूरी कहानी के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इसको मैं दिखाता हूँ। इसमें दरअसल क्या होता है कि एक श्रावस्ती में एक कुलपुत्र था। कुलपुत्र कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे खासे परिवार से एक लड़का था। तो शादीशुदा था। उसने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी। ज़िंदगी गुज़ारने के बाद से उसके मन में आया कि तथागत के वचनों को सुना। अब उसके मन में आया कि यार गृहस्थ बन के रहने से बेहतर मुझे लग रहा है कि मैं ना सीधे प्रवज्ञा ग्रहण कर लूँ। तो प्रवज्ञा ग्रहण करना चाहता था, बीवी खूबसूरत थी, छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था। दोनों चक्कर में फँसा हुआ था, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? अब वो क्या करता था कि सोचता था कि प्रवज्ञा ले लेते हैं, फिर जो है ना खाना-पीना तो जो है अपनी घर पे ही आके इसी से लेंगे और अ, ब्रह्मचर्य का भी पालन करेंगे। अब मिडिल रास्ता निकालता है। तो क्या करता है, जाता है, प्रवज्ञा ग्रहण कर लेता है। प्रवज्ञा ग्रहण करने के बाद से अब सोचता है कि ब्रह्मचर्य भी मैं पालन करूँगा। तो बार-बार क्या करता था, सब लोग भिक्षा माँगने जाते थे लोगों गृहस्थ लोगों को, क्योंकि गृहस्थ लोगों से उनसे कुछ माँगना होता था। तथागत बुद्ध ने यह नियम बनाया था कि आप जो हैं जेतवन विहार में रह रहे हो, लेकिन किसी आम आदमी के यहाँ, नॉर्मल बंदे के यहाँ हमारे विचारों को कैसे लेके जाओगे? आपके पास है कोई साधन? तो नहीं, कुछ नहीं। आप जाओगे ज्ञान देने के लिए, डंडा उठाएगा, लाठी उठाएगा, दौड़ा देगा आपको, ज्ञानी बन रहे हो, कैसे? तो ये कोई तरीका नहीं है आपको अटैच्ड होने का। पर अगर आप उसके पास जाते हो, आप पहले ये दर्शाते हो कि हमारे पास अब कोई भी लोभ, लालच, मोह, क्रोध नहीं है। सर मुड़ा लिए हो, कोई हेयर स्टाइल की इसका चक्कर है नहीं, सिंपली चीवर पहने हुए हो और जाते हो और उससे माँगते हो खाना। जैसे एक बच्चा होता है अपनी माँ से रोने लगता है ना, रोता है कि दूध, वो तो बोल नहीं सकता कि मुझे दूध पीना है, रोता है तो माँ समझ जाती है कि इसको भूख लगी है। आप बोल सकते हो तो आप उससे बोलोगे ना कि मुझे खाने के लिए चाहिए। तो जब आप ये बात कहोगे तो वो सामने वाला अगर आपको खाना दे रहा है, यानी कि उसके अंदर करुणा थोड़ा है और वो दे रहा है, तब आप उससे अटैच हो पाओगे। आप मतलब आपके कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, आप उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हो और उसके बदले आप वहाँ पे आप धम्म की बातें जो हैं, अच्छी बातें उसको बता सकते हो, रिस्पेक्ट दे सकते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि भिक्षुओं को आम आदमी जो भिक्षा माँगने की जो प्रथा जो शुरू हुई थी, वो दरअसल भीख माँगने की प्रथा नहीं थी कि तुम दो हम खा लें हमारा पेट भर जाए। वो दरअसल लोगों से अटैच्ड होने की, एक मौका देने की, कि आप बैठा रहे हो किसी को, खिला रहे हो, तो आप तो कुछ तो बात करोगे ना उससे, पूछोगे ना और चाहिए, क्या चाहिए, कहाँ से हो, क्या नहीं है, क्या करते हो? कुछ तो कम्युनिकेशन की बात आगे बढ़ेगी। ये एक अटैचमेंट था। इस तरह से इसीलिए बुद्धिज़्म घर-घर में जा पाया था। बाकी जो बन गए हैं, बन के जाके बैठ गए कहीं पे आराम से, कोई लोगों से जुड़ाव नहीं है, वैसे ही आए गए, खत्म हो गए। ब्रह्मनिज़्म ने इसी पॉइंट को यूज़ करके घर-घर में जाके कथा कह रहा है। आप सोचते हो ना ब्राह्मणवाद कैसे फैल गया? ब्रह्मनिज़्म ने दरअसल बुद्धिज़्म की ही उन पॉइंट्स को उठाया। पहले नहीं आता था, अंग्रेज़ों के समय में उसने पानी पीने से बैन कर रखा था। नीच कहता था, पिछड़ा जाति को कहता था ये सब शूद्र हैं, नीच हैं। ये सब का और
अंत्यज जो एससी-एसटी हैं अछूत बना रखा था। लेकिन उसने क्या किया कि देखा उस समय जब बुद्धिज़्म खोज हो रही थी तो उसने क्या किया घर-घर में जाके ना कथा कहेंगे, पिछड़ों के घर में और इसीलिए वो देखेंगे आप सोचते हैं कि पिछड़ा कैसे ब्राह्मणिज़्म में उसने बुद्धिज़्म के उस पॉइंट को घुसेड़ लिया अपने में, घर-घर में घुसो। तो पुरोहितगिरी के माध्यम से वो घर-घर में घुस गया। तथागत बुद्ध का ये नियम है। याद रखिए जो भिक्षुगण हैं, जो लोग भी ये कर रहे हैं, तथागत बुद्ध ने ये नियम इसीलिए बनाया था कि आप ना पहले घर में घुसिए, अटैच तो होइए। तो ये पॉइंट था। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जाता है और उनसे अब खाना अच्छा बनाती थी उसकी बीवी, उससे लेता था खाना, लेके चला आता था। तो उसकी बीवी जो है वो मन में सोचती थी कि मेरा पति जो है प्रवज्ञा ग्रहण करने तो गया है, इसके मन में लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है ना कि इसके अंदर अभी मेरे पर ये आसक्त है, मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। इसके अंदर अभी मेरे लिए प्यार चीज़ें बची हुई हैं, ये ज़बरन इसका माइंड ना फ्लक्चुएट कर रहा है कि कभी जाएँ कि नहीं जाएँ, वो इस बात को पहचान जाती है। अब वो कहती ना लेकिन हम कन्फर्म नहीं हैं, अगर ऐसा रहता तो ये छोड़ के प्रवज्ञा ग्रहण करने क्यों जाता? रुको इसकी ना टेस्टिंग करते हैं। तो वो क्या करती है टेस्टिंग करने के लिए कि एक अपने गाँव के ही एक व्यक्ति को बुलाती है, उसको सफ़ेद मिट्टी आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी मिट्टी भी है, जिसको लोग शरीर पे लगाते हैं, उससे कलर थोड़ा-सा उनका वो हो जाता है, व्हाइट दिखता है या थोड़ा-सा फेयर कलर हो जाता है। तो भारत में जनरली आप देखेंगे तो कलर जो है वो डार्क ही माना गया है और हल्का गेहुआ माना गया है। जो व्हाइट कलर है, वो बाहर से आया है भारत में। चाहे वो ऑस्ट्रेलियन से होते हुए आया, माइग्रेट होके 11,000 साल पहले भी माइग्रेट होके 10,000 साल पहले माइग्रेट होके आया, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड या फिर आप देखेंगे कि जो हून्स आते हैं, व्हाइट हून आते हैं, उनको उनका नाम ही था व्हाइट हून। उनके माध्यम से भी आया, लेकिन वो व्हाइट हून्स थे। उनसे पहले भारत में गेहुआ कलर था। उनको व्हाइट हून्स इसलिए कहा गया कि भारत में आप देखेंगे कुछ मिल्की व्हाइट टाइप के लोग आपको दिखेंगे। कई एक्ट्रेस आपको दिखेंगी, बड़ी मिल्की व्हाइट टाइप की दिखेंगी या कुछ लड़के दिखेंगे मिल्की व्हाइट। वो बेसिकली कहा गया हून्स को कहा गया कि हून्स जो हैं उनको व्हाइट हून्स ही ग्रीक स्क्रिप्चर में व्हाइट कहा गया उनको, कि ये पूरे दुधिया ही थे। तो वो आके भी बुद्धिस्ट बन गए थे खैर। तो यहाँ पे वो क्या करती है कि एक व्यक्ति को बुलाती है, उसको सफ़ेद जो मिट्टी होती है ना, उससे पूरा नहलवा देती है। अब वो दिखता है थोड़ा-सा दूर से देखने पर लगेगा कि कोई व्हाइट ही है, कोई बाहर का है, कोई व्यापारी आया हुआ है और उसको बैठाती है घर पे, फिर उसके ही कुछ और आदमी लोगों को बुला लेती है। उसको भी बुलाकर खाना-पीना के लिए बैठा लेती है और द्वार पे बैलगाड़ी लगवाती है कि यहाँ पे बैलगाड़ी रहेगा, पहिया वगैरह रहेगा, तो कोई भी जैसे आएगा अगले दिन जब भीख-वीख माँगने आएगा मेरे पास, तो देखेगा बाहर से कि अच्छा ये तो घर में कुछ मर्द लोग आए हुए हैं और मेरी पत्नी तो मतलब एक जो ज्वेलर्स के लिए ऐसा करती है, ताकि उसे क्लियर कट पता चल जाएगा कि ये आसक्त है कि नहीं, इस पर क्या फ़र्क पड़ता है इस पे, उससे मैं जाँच कर लूँगी कि ये अभी भी मेरे से अटैच्ड है या पूरी तरह से वो प्रवज्ञा की तरफ मूव ऑन हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अ, वो आता है अगले दिन, आता है तो देखता है द्वार पे खड़ा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति रहता है वो जाके बताता है कि कोई अस्तवीर आए हुए हैं गेट पे हैं, तो वो कहती है उस अंदर से उसकी पत्नी कहती है कि उससे कह दो माफ़ी माँग लो, प्रणाम करो, कह दो जाने के लिए। जाता है, तो कहता है नहीं हम तो यहाँ से लेके जाएँगे, हम भिक्षा लेके जाएँगे। जब बार-बार वो वृद्ध व्यक्ति कहता है, अंदर आवाज़ देता है, तो वो बाहर निकल के आती है, देखती है, तो कहती है, "ये तो मेरा तो पति है, ये तो अस्तवीर हैं ये।" फिर अंदर ले जाती है खिलाने के लिए। अब देखता है भीतर कुछ लोग बैठे हैं, खा पी रहे हैं, सब लोगों का सेवा-सत्कार चल रहा है। तो फिर एक वो कहती है उसके बाद से कि आप ऐसा कीजिए ना कि आप घर यहीं पे रहिए
और घर तो कभी भी बिना स्वामी के चलता नहीं है। आप यहीं पे रहें और यहीं पे रह के आप अपना प्रवज्या का नियम जो है वो भी पालन कीजिए, जो ब्रह्मचर्य का है वो भी नियम पालन कीजिए और मैं ना दूसरे घर में चली जाती हूँ, ठीक है? दूसरे घर में जाके वहाँ रहूँगी और आप यहाँ पे रहिए। घर से ही रह के आप अपना जो जो भी नियम पालन करना है वो कर लीजिए। अब ये जब उसकी बातें सुनता है, वो पूरा माहौल देखता है कि कुछ लोग आए हैं, खा पी रहे हैं, मेरी बीवी खुश है, सब चीज़ ये है। अब उसके अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि वो कहता है कि भई अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। अब वो सीधे-सीधे पहुँचता है तथागत बुद्ध के पास और जाता है, वहाँ जाकर कहता है कि अब मुझे अब नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे नहीं रहना, मुझे अब जाना है। और तथागत बुद्ध के पास नहीं, पहले अपने विहार में जाता है और वहाँ जाके सीधे-सीधे अनाउंस करता है कि अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो उसको जो वहाँ के जो बाकी के जो अस्थवीर लोग थे, वो क्या कहते हैं कि भई क्या बात है? आप तो बड़े खुश होके आए थे प्रज्ञा ग्रहण करने के लिए, प्रज्ञा ग्रहण भी किए, अब क्या हो गया अचानक से? चलिए आपको हम तथागत बुद्ध के पास लेके चलते हैं। तथागत बुद्ध ही जो हैं, वो कुछ आपको बताएँगे, क्या चक्कर है। तो उसको वो कहता है, नहीं-नहीं हम नहीं जाएँगे, हमको ना यहाँ पर रहना ही नहीं है, हमको बस अब चले ही जाना है यहाँ से। फिर भी पकड़ के ले जाते हैं सभी को। अब तथागत बुद्ध जब देखते हैं, तो देखें वर्तमान कथा। अब यहाँ से शुरू होता है ये। कहते हैं वर्तमान कथा, अब फिर अतीत कथा आएगी। अभी मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दे रहा था, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, वो कहीं और पे दिया हुआ था। वहाँ से मैं बैकग्राउंड लेके आया और फिर यहाँ पे अब सीधे वर्तमान कथा में क्या होता है कि भगवान ने उस भिक्षु को कहा, उसे कहते हैं, "भिक्षु, पूर्व समय में भी तू इस स्त्री के कारण प्राणों से हाथ धो बिना लाट के अंगारों पर पकाया गया था।" तो तथागत बुद्ध पहले तो देखते हैं उसको तो कहते हैं, "अरे काहे उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आ रहे हो लोग?" तो बताते हैं सब कि अरे ये वो हो गए हैं, जाना चाह रहे हैं यहाँ से। तब उसको बैठा के उसको समझाते हैं, बोलते हैं कि देखो अच्छा ये मत सोचिए कि ये रियल घटना तथागत बुद्ध के साथ हुई। दरअसल ये बाद में लिखी गई है। मतलब भिक्खु लिख रहा है, तथागत बुद्ध को इन्वॉल्व करके वर्तमान कथा लिखेगा, फिर तथागत के ही मुँह से अतीत की कथा भी बताएगा। तो वो यहाँ पे क्या दिखाना चाहता है कि तथागत बुद्ध जो है उसे कहते हैं कि तू इस स्त्री के कारण ही, जिस स्त्री के मोह में अभी तू पड़ा हुआ है, यानी कि तेरे अंदर जो अभी कामुकता है, जो कामना की जो भावना है, जो काम है, वो गया नहीं है बेसिकली। तू अभी भी मोह में अटैच्ड है और ऐसा ही चीज़ पहले भी घट चुका है। पहले भी, अतीत कथा, पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और उस समय क्या हुआ था कि तुम भैया लाट के अंगारों पर पकाए गए थे। भिक्षुओं ने भगवान से उस बात को प्रकट करने की प्रार्थना की। तो जैसे कि कहानीकार है जातक कथा में कि अब उसे कहा जाएगा कि अच्छा ये क्या बात आप कह रहे हैं? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए क्या ऐसी घटना हुई थी? अब यहाँ नरक वगैरह की बात नहीं चल रही है। ये दरअसल अब बात चल रही है कि इसको एक संदर्भ बताने की, उसको मोटिवेट करने के लिए एक संदर्भ बताने की। तो अब देखें यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि छिपी हुई बात है, उसको बाहर निकालने के वही वाला जो आप सुनते हैं ना, केवल इतना कहने पर भी प्रार्थना करना, बादलों के गर्भ से चंद्रमा के निकलने की तरह पूर्व जन्म की छिपी बात का प्रकट होना, अब वो जोड़कर वो बताते हैं। क्या बताते हैं? तो यहाँ से अतीत कथा अब शुरू होती है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि पहले मगध राष्ट्र के राजगृह में, जो आज भी राजगृह है, मगध नरेश राज्य करते थे। तो वहाँ पे जो खेती-बाड़ी होती थी, तो मृगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। आपको याद होगा बीच में नीतीश गवर्नमेंट ने नीलगायों को मारने के लिए आदेश दिया था, तो बहुत ज़्यादा उनकी बुराई की गई थी, बहुत लोगों ने कि उसमें नील के साथ गाय शब्द लगा है, उसको मरवा दिया गया। खेतों को नुकसान जीव पहले भी बहुत पहुँचाते थे, अभी भी। तो यहाँ पे देखें कितना प्रैक्टिकल उस समय तो खेती ही सबसे बड़ा आय का धन होता था, वही सबसे बड़ा सोर्स था। तो देखिए इनकी कहानियों में उस बात को कितने
हर जा लगभग इसमें पहले भी जब हम मृग की कथाएँ बताए हैं, जातक कथा, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि कैसे मृगों के द्वारा खेतों की हानि को बहुत बार संदर्भित किया गया है। यहाँ भी बताया गया है, बहुत हानि होती थी। तो वे जो मृग थे, हिरण थे, जंगल में पर्वतों पर चले जाते थे और एक जंगली पर्वत निवासी मृग एक ग्रामवासिनी हरिणी के साथ सहवास मेल के कारण उन मृगों से पर्वत के नीचे, अब क्या होता था कि ये ना बीच-बीच में पर्वत पे जाते थे, फिर लौट आते थे। तो बहुत सारे हिरन जो हैं वो पर्वत पर जाते हैं। अब पर्वत पर रहने वाला एक हिरन जो था, उसको आसक्त हो गया, जो नीचे से गई थी, एक हरिणी गई थी उस पर। अब लौटने का समय हुआ तो वो लौट रही थी और वो भी उसके साथ आने लगा। अब वो समझा रही है कि देखो तुम लौट जाओ, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो उन क्षेत्रों में रहती हूँ, तो वहाँ पे बहुत खतरा रहता है ग्रामीण इलाकों में। क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना हिरणों को देख के ही मार देते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में खेत बहुत ज़्यादा होते हैं, पहाड़ी इलाकों पे तुम ज़्यादा सुरक्षित हो, ठीक है? उसको समझाते हैं, वो समझता नहीं है, क्योंकि उसको उस पर आसक्ति आ गई है। आप जिसको कह सकते हैं, कामुकता कह सकते हैं, और नॉर्मली लोग उसको लव समझ लेते हैं, लव वो नहीं होता है, बेसिकली वो अट्रैक्शन है। तो वो जो अट्रैक्शन आ जाता है, तो वो उसके पीछे-पीछे चला आता है। अब यहाँ आप देखेंगे, नीचे उतर आया, उस हरिणी ने उससे पूछा, "आर्य, तू पर्वतवासी मूर्ख मृग सा कौन है? ग्राम आशंका का भय का स्थान है, तू हमारे साथ मत उतर।" लेकिन वह उस हरिणी पर आसक्त रहने के कारण नहीं लौटा और साथ ही आया। मगधवासी इस समय मृगों के पर्वत में उतरने का समय है, जान छिपे हुए स्थानों पर रहते हैं। उन दोनों के आने के मार्ग पर भी एक शिकारी छिपे स्थान पर खड़ा था। अब वो समझा रही है कि तुम जाओ, वो नहीं जा रहा है। अब जब दोनों उतर रहे थे, तो जो शिकारी थे सब, आपने सुना होगा कि जब मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, तो उसने ना उसमें एक 7 कैटेगरी बताई थी लोगों की। उसमें से एक कैटेगरी थी खेतिहर की, जो लोग खेती करते थे, और एक दूसरी कैटेगरी थी जो लोग खेती करते थे, उन खेतिहरों में थोड़ा-सा बाहर रहते थे, गाँव से बाहर रहते थे, जंगल टाइप की जगह पे रहते थे, या फिर जो खेत है उसके बाउंड्री पे रहते थे, और इन पशुओं का वो शिकार करते थे, जो पशु नुकसान पहुँचाते थे खेतों का। इसका मेगास्थनीज ने ज़िक्र किया है। आप देखिए यहाँ पे कितना मैच कर रहा है एग्ज़ैक्टली। तो वो शिकारी जो है वहाँ पे खड़ा था। इसीलिए बुद्धिज़्म की जो भी कहानियाँ हैं या जो भी हैं, उनको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। कॉन्टेक्स्ट को, मैं कहानी को नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट को, या उसमें जो उदाहरण दिए होते हैं। तो वो छिपकर खड़ा था। उसने, अब हरिणी जो गाँव वाली थी, गाँव से जो ऊपर गई थी, वो तो सूँघ ली, सूँघने की उनकी क्षमता अच्छी होती है, वो सूँघ ली कि यहाँ पे कोई इंसान है। तो जैसे वो सूँघ ली, तो वो क्या की कि अच्छा बेटा तू मेरे साथ-साथ आया है ना, चलो, उसको आगे कर देती है, उस मृग को जो पर्वत वाला आया होता है। वो कहती है तू मेरे आगे-आगे चल, मैं तेरे पीछे-पीछे चलती हूँ। वो आगे-आगे जाता है, ये उसके पीछे-पीछे जाती है। अब जो छुपा हुआ है शिकारी था, उसने तीर चला दिया। तो जब वो तीर चलाता है, तो देखें यहाँ पे, मृग को आगे कर पीछे-पीछे हो ली, शिकारी ने एक ही बाण के प्रहार से उस मृग को वहीं गिरा दिया। हरिणी आहत जान छलांग मारकर हवा की गति से भाग गई। अब वो जो हरिणी थी वो भाग गई, ये तो मर गया, वो निकल ली। शिकारी छिपे स्थान से निकल मृग को काट कर, अब वो क्या करता है, जहाँ छिपा हुआ था निकलता है, उस मृग को ले जाता है, उसको काटता है, काट कर आग जलाता है, लाट के जो अंगार होते हैं उस पर उसको, उसके मांस को पकाता है, पका के खाता है, और फिर पानी पीता है, फिर बाकी का जो उसका हिस्सा होता है, उसको, उसमें से खून अभी चू रहे थे, उसको उठाता है, पहंगी में रखता है और ले जाता है घर पे कि अब हमारे बाल-बच्चे बीवी खाएँगे। तो वहाँ पे उस जगह पे
जो बोधिसत्व हैं, वो उसी जंगल में जन्म लेते हैं, वो हिरण के रूप में ही। वो देखते हैं इन सारी घटनाओं को और देखने के बाद से वो कहते हैं कि ये मृग जो है, ये मूर्ख मृग है। ये कम से कम इसको जिसने जन्म दिया है माता-पिता, उनके लिए मरता तो समझ में भी आता कि चलो जिन्होंने जन्म दिया है उसका कर्ज चुकाने के लिए मरा। लेकिन ये किस चीज़ के लिए मरा? तो ये कामुकता के लिए मरा। चाहता तो इसकी जान वहाँ बच सकती थी, लेकिन ये कामुक हो गया। बार-बार मना करने के बाद से भी डिसीज़न सही नहीं ले पाया और जिसके चक्कर में आया वो इसको आगे करके मरवा दी और वो अपना निकल ली। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे आप देखें दोनों में लव नहीं है। लड़की तो मना कर रही है, मतलब जो इसमें का फीमेल हरिणी है वो मना कर रही है कि भई तू जानता भी नहीं है उन क्षेत्रों को, तुझे कुछ आइडिया भी नहीं है, वो ज़बरदस्ती आया जा रहा है क्योंकि वो उस पर कामुक है। तो यहाँ पे इस बात को रेखांकित किया गया है कि आपके जो एम होने चाहिए वो बहुत बड़े हैं। एक इंसान का जो एम है, कोई भी बच्चा है, पढ़ाई-लिखाई कर रहा है, आपका एम बहुत बड़ा है। आप जब अपने एम पे ध्यान दोगे ना, तो दुनिया में बहुत लोग आने-जाने हैं। लेकिन जब आप अपने एम पे ध्यान नहीं दोगे और आप जो हैं आपके साथ में, अगल-बगल में जो अट्रैक्शन है, उसमें कोई किसी पर अट्रैक्ट हो रहे हो, सारी एनर्जी वहीं पे झोंक दिए। घूमने-फिरने, बात कर ले, ये कर ले, फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाए। इसमें अगर आप एनर्जी व्यतीत करने लगे, तो ज़िंदगी भर आप उसी तरह से घूमते रह जाओगे और एक बार आपने अपनी करियर बना ली, उस समय का यूटिलाइज़ेशन सही से कर लिया, तो पूरी ज़िंदगी जो है आपको ऐसी चीज़ें मिलनी ही मिलनी है, उससे बेटर मिलनी है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को रेखांकित किया गया है कि आप जो हैं गलत डिसीज़न मत लीजिए, कामुकता पर अपना फ़ोकस ना कीजिए। अब यहाँ पे वो बताते हैं 3 तरह की चीज़ें जो हैं निंदनीय हैं। तो इसमें जो पॉइंट आता है कई बार लोग जो हैं इस बात को नहीं समझ पाते हैं और इसको नेगेटिव तौर पर देखते हैं। इस निंदनीय बात को मैं उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ ताकि लोगों में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे लेखक जो है, जो भी भिक्खु ने इस जातक को लिखा है, वो बोलता है कि जो मृग बोधिसत्व हैं वो 3 तरह के बताते हैं। एक बोलते हैं कि कामुकता के कारण प्राणी सुगति से हाथों का कटना आदि दुर्गति, 5 प्रकार के बंधन आदि तथा नाना प्रकार के दुःख को प्राप्त होता है। तो वो पहला बताते हैं कि कामुकता जो है ये निंदनीय है। अगर आपकी मौत जो है कामुकता के कारण हो रही है, आप अपना प्राण खो दे रहे हो, अपनी एनर्जी या अपना करियर बर्बाद कर दिए कामुकता के कारण, तो वो निंदनीय है। समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, आपके लिए भी वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात कि दूसरों को मरने का दुःख देना भी इस लोक में निंदनीय है। यानी कि आप जो है मर जाते हो तो आपके सगे-संबंधी, रिलेटिव्स या इस तरह के वो भी तो एक तरह से उनको दुःख मिल रहा है ना, वो भी निंदनीय है। या कोई व्यक्ति जो है मतलब आप मर रहे हो लेकिन आपसे रिलेटेड जो बाकी लोग हैं, वो भी तो ये भी एक वहाँ पे आप बच सकते हो लेकिन ज़बरदस्ती मर रहे हो, तो ये भी एक निंदनीय है। तीसरा जो पॉइंट दिया है इन्होंने, उसको लोग समझ नहीं पाते हैं और वहाँ पे उसका गलत कोट करते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये बताता है कि जिस देश में, यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे विचारधारा की बात आ रही है और वहाँ का विचार का डिसीज़न जो है अगर महिला ले रही है, ठीक है ना? न्यायाधीश बन रही है, उसका डिसीज़न विचारधारा का डिसीज़न ले रही है, तो पुरुष का भी, जहाँ पे पुरुष को डिसीज़न लेना चाहिए, उसका भी वो ले रही है, तो वो डिसीज़न एग्ज़ैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? वो इसलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति को डिसीज़न खुद लेना चाहिए। यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे एक जो महिला होगी वो अपना डिसीज़न ले, वो बेहतर है। पर अगर वो किसी मर्द का डिसीज़न लेगी, तो उससे क्या हो जाएगा कि इसका जो मोह है, जिस मोह से बंधी हुई है उस पुरुष से, चाहे वो बेटा है या पति है, भाई है या किसी भी तरह से प्रेमी है, जिस चीज़ में बंधी हुई है वो डिसीज़न लेगी तो वहाँ पे एक जो फैक्टर है मोह वाला वो काम करेगा और डिसीज़न सही नहीं हो पाएगा। तो ये इसलिए कहा गया है यहाँ पे, लोग इसको नहीं समझते हैं और इसको सोचते हैं कि अरे कहा गया है कि महिला जो डिसीज़न लेगी ना वो निंदनीय है। ये नहीं है एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे इसका एग्ज़ैक्ट मीनिंग ये है कि एक व्यक्ति जो है
अगर यहाँ जैसे इस कहानी में क्या है कि डिसीज़न कौन ले रहा है? डिसीज़न लेना था उस हिरण को कि उसको जाना है कि नहीं, नहीं लिया डिसीज़न और महिला के पीछे-पीछे भागा। तो महिला ने आगे क्या किया? महिला के मतलब हिरनी के आगे पीछे-पीछे फिर लास्ट में उसने यूज़ कर लेती है, उसने सूँघ लिया कि कोई मारने वाला है, उसी को आगे कर दी। जा भाई मत ले फिर निकल ली। तो यहाँ पे यही दिखाया गया आपको अपना डिसीज़न खुद से लेना है। ये यहाँ पे एक एग्ज़ैक्ट मीनिंग है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये 3 चीज़ें जो बताया गया है कि ये निंदनीय है, ये अपना डिसीज़न खुद लीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि किसी दूसरे ने से हाँ में हाँ मिला देते हैं, वो कह दिया, आँख मूंद के चल दिए, तो यहाँ पे फिर आपका जो माइंड है, वो पूरी तरह से का सजेशन आप ले सकते हैं, आप सजेशन लीजिए। घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं या आपके जो भी हैं, सबसे आप पूछ लीजिए कि इस पर क्या करना चाहिए। लेकिन डिसीज़न फाइनली आपको ही लेना है, ना कि किसी दूसरा आपके हर एक परिस्थिति को नहीं जानता है। आपसे ही सुना वो 10 बातें सुन लिया, 10 के आधार पर उसने कन्क्लूज़न आपको दे दिया। हो सकता है उन विषयों के बारे में उसका कोई अपना पूर्वाग्रह रहा हो, उसने भी कहीं से देखा-सुना कुछ रहा हो, उसका एड होमिनम लॉजिकल फाल्सी उसका उस चीज़ के साथ कोई बुरा अनुभव रहा हो या कोई अच्छा अनुभव रहा हो, उस हिसाब से वो बना के दे देगा। ठीक है? लेकिन आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं उस आप नहीं जानते हैं इसीलिए किसी दूसरे का भी दिया हुआ डिसीज़न एग्ज़ैक्टली ना मानें। आप अच्छी तरह से खंगाल लें या फिर अपदीपो भव, अतदीपो भव फिर उस पर डिसीज़न लें तथागत बुद्ध ने यही कहा है। तो ये यहाँ पे बात आ जाती है। फिर इसके बाद से अब तथागत जो है जब ये कहानी जब हो जाती है, इस पे यहाँ पे ये पॉइंट आता है। घिरतथु कंडिन शल पुरिष गाल वेहिदि गालः वेधिनं धीर्त्युतं जनपद यत्थियि परिनायिका ते चापि धिक्किता सत्ता ये इत्थीन वसगता। कंडे वाले तीर से जोर से बेधने वाले मनुष्य को धिक्कार है। जिस जनपद का स्त्रियाँ संचालन करती हैं, उस जनपद को धिक्कार है। जो सत्व स्त्रियों से वशीभूत हो जाते हैं, उन प्राणियों को धिक्कार है। इसकी लोग आलोचना करते हैं। लेकिन अब आपने इसके बैकग्राउंड की पूरी कहानी सुन ली है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये कामुकता के लिए, कामुकता के पर्पज़ से दिखाया गया है कि जहाँ पे आप कामुक हैं और उस चीज़ का डिसीज़न अगर महिला ले रही है, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप फँस सकते हैं। ये पॉइंट के लिए असल में ये कहा गया है, ना कि हर एक स्त्री के लिए कहा गया है, ना कि हर एक जगह पे कहा गया है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट जिसमें भी डाउट है, वो अपना दूर कर लीजिएगा। चलें, आगे यहाँ पे इसके बाद से अब क्या होता है अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये अतीत कथा है। यानी तथागत बुद्ध के पहले के जो बोधिसत्व हैं, उनका ये कथा नाम है, ना कि तथागत बुद्ध का। ये भी याद रखिएगा, ये अतीत की कथा है, यानी तथागत बुद्ध से भी पहले की कथा के रूप में भिक्खु उसको लिख रहा है कि पहले लोगों की इस तरह से सोच थी। ये भी आप यहाँ पे पॉइंट जोड़ सकते हैं। ख़ैर, इसके बाद से क्या होता है, बुद्ध ने धर्मोपदेश को लेकर आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। वो सारी चीज़ें जो हैं उसको बताते हैं, जो भिक्खु जो है अपनी आ तो गया था प्रवज्ञा ग्रहण करने, लेकिन अपनी पूर्व भार्या को यानी अपनी पत्नी को छोड़ नहीं पा रहा था, उसको बताते हैं। आर्य सत्यों को बताते हैं। प्रकाशित होने के समाप्ति पर उत्कंठ भिक्षु श्रोता प्रतिफल के प्रति स्थित हुआ। शास्ता ने दोनों कथाएं कह मेल किया, जातक का सारांश निकाल दिखाया। इसमें आगे दोनों कथाएं कहकर यह शब्द बिना कहे केवल मेल मिलाकर इतना ही कहेंगे, लेकिन बिना कहे भी उसे पूर्वोक्त प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। और इसके बाद से कहते हैं कि देखो जो कहानी सुने हो उसमें समझो कि जो पर्वत से उतर के जो मृग आया था ये वही उत्कंठ भिक्षु था। मृग पोतिका इसकी पूर्व भार्या थी। कामुकता में दोष दिखाकर उपदेश करने वाला देवता तो मैं ही था। इस तरह से दोनों कहानियों को अटैच करने की कोशिश करता है भिक्षु और इस तरह से ये जातक कथा समाप्त होती है। कुल मिला के यहाँ पे इस जातक कथा के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आपको अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए और अपनी एनर्जी सही समय पर
करियर पे फ़ोकस करना चाहिए, ना कि अपना पूरा जान जो है देवदास की तरह लगा देना चाहिए। जैसे अब फ़िल्में बनाई गई हैं देवदास, उसमें क्या है, पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद करता है एक लड़की के पीछे, फिर एक दूसरी जो रहती है उसके पीछे और वो हर जगह बेवकूफ़ बने घूमता रहता है। तो इसमें ये चीज़ दिखाया गया है कामुकता पे मत जाइए और अपना डिसीज़न जो है खुद तय कीजिए, ना कि कामुकता में फँसे हुए हैं और डिसीज़न कोई और ले रहा है। ये चीज़ है। तो दोस्तों फिर यहाँ पे हम लोग इसको आज क्लोज़ करेंगे क्योंकि ये छोटा सेशन होता है। नीरज भोज यहाँ लिखते हैं, इंसान को बचाने की बजाय अपनी किताब बचा ली वाह! बहुत खूबसूरत आपने लिखा है नीरज भोज जी, कि जो लोग भी प्रचार कर रहे हैं कि भागवत गीता जो है अ, उस वो बच गई है, तो ज़रा सोचिए कि जो व्यक्ति उसको खरीदा था, वो व्यक्ति मर गया। हुँ? अब क्या चाहिए हमको? कागज़ का पन्ना, पत्थर चाहिए? हैं? क्या करेंगे हम उसका? अरे ऐसी हज़ारों, लाखों किताबें वो खरीद लेता पूरी ज़िंदगी में, बच जाता तो, उस किताब का क्या अचार डालना है? तो इसीलिए बेवकूफ़ व्यक्ति हैं जो ऐसा प्रचार कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं वहाँ पे, बहुत सारे लगेज के सामान लोगों के बचे हुए हैं, उसमें तो कोई भगवत गीता नहीं है, उसका क्या किया जाए? तो ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये लोग जहाँ पे इतनी लाशें गिरी हुई हैं, लाशों पे ये लोग अपनी भक्तिगिरी दिखा रहे हैं। और जेपी सिंह बौद्ध जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका जी। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें और फिर हम लोग मिलते हैं संडे को 7:30 पे डिबेट्स में। सब लोग जुड़िए, डिबेट्स देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो डिबेटी लोग हैं, उनको प्रयास कीजिए जोड़ने का। इवन बहुजन समाज से भी जो लोग कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं, उनको भी ले आने का प्रयास कीजिए या जो लोग आपके संदर्भ में जो लोग भी ऐसा हैं, जो हम लोगों से वो रखते हैं आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं, जिन्हें लगता है कि साइंस जर्नी गलत बताता है या साइंस जर्नी जो है उसका मोटिव सही नहीं है, उन लोगों को भी आप मोटिवेट कीजिए कि वो भी आके जुड़ें और डिबेट करें। ठीक है ना? पहले अपने लोग जो हैं वो कन्फर्म होने ज़रूरी हैं कि वो किस बात से एग्री और डिसएग्री करते हैं और तब फिर जो है हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। तो उनको भी आप ज़रूर जुड़वाएँ। तो इसी के साथ ही आज हम इसे क्लोज़ करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए।